Good morning, all of you. Good morning. Good morning, sir. So in last class, we were discussing about the theories of failure. So we have discussed the two theories. One is Tresca, second is von Mises theory. So first I will ask 2-3 questions to you. What is von Mises theory? Anyone would like to answer? What is the von Mises theory? What quantity we compare in the case of von Mises? Anyone, please? What is von Mises theory? नो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आ रही है सर। तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? नहीं याद है आपको कुछ भी? ट्रेस्का अगर याद हो तो ट्रेस्का बताइए। हम लोग आगे आगे भागे जा रहे हैं, आप लोग पीछे से बिल्कुल साफ हैं। आगे का कुछ भी पीछे। यस हाँ, बताइए। यस सर जो ट्रस्का ने सर जो अपना वो दिया था, मतलब जो वो मतलब लॉ था वो सर ये था कि जो हमारी जो शेयर स्ट्रेस होती है वो मैक्सिमम लिमिटिंग ऐसा कुछ था सर, लाइक दैट। ओके, गुंजन, you want to say something? Gunjan Yadav. So in von Mises theory, we used to calculate maximum shear strain energy Okay, very nice. for complex and for uniaxial. Very good, very good. So we calculate the maximum shear strain energy of von Mises, and we calculate the maximum shear stress in the case of Tresca in both system, one in complex system, second in uniaxial system. Then we compare. Okay, if the value of stress, shear stress, maximum shear stress more than we can say in the uniaxial stress, then we can say there will be a failure in the material or there will be a yielding. Okay, is it clear? सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। अभी गुंजन ने बताया, हम लोग केबल और केबल जो उसका नाम है, जैसे ट्रेस्का का नाम क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। वॉन मिसेस का नाम क्या है? वॉन मिसेस तो उसके साइंटिस्ट का नाम है, तो उसको उस थ्योरी से भी बुलाया जाता है वॉन मिसेस थ्योरी। ठीक है, जिसने इसको दिया, जिसने इसको डेवलप किया, इक्वेशंस डेवलप की। ठीक है, लेकिन हम लोग कंपेयर क्या करते हैं? मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी इन द केस ऑफ वॉन मिसेस। तो आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए। हम लोग क्यों इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग डक्टाइल मटेरियल्स के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं कि डक्टाइल मटेरियल्स का जब हम उस पर मेटल फॉर्मिंग करते हैं, किस तरह का नेचर होता है उसका, कहां से यील्डिंग स्टार्ट होती है। और डक्टाइल मटेरियल हमारे सबसे ज्यादा वीक होते हैं सीयर में। अगर आप जैसे ही सीयर लोड लगाएंगे तो बहुत जल्दी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी थ्योरी है, ये ट्रेस्का हो गया। अब देखो, आपको मैंने जो इक्वेशंस लिखवाई हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। कौन बताएगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? अगर आपको मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे? सर मेजर माइनस के मैंने डिवाइड बाय 2। गुड, वेरी गुड। ठीक है, और अगर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेन सर 1/12 एंड ब्रैकेट में 1/12 जी भी है उसमें, या जी, या सर वो शेयर मॉडुलस है सर। हाँ, ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। सो
with this formula we can calculate the maximum shear strain energy. And similarly for uniaxial we can calculate. So uniaxial के लिए क्या होगा, sigma 1 and sigma 2 and sigma 3 becomes 0. Okay, so we can put sigma 2 and sigma 3 0 and we can calculate for uniaxial and we can compare. So these we can say theory are very simple, but you must know the fundamental. आपको इनके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इनमें, वो पता होना चाहिए. अब देखते हैं हम लोग, इनके बहुत सारे मल्टीपल केस बन सकते हैं. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी आपको यूनिएक्सियल लोड लगा हुआ है तो क्या होगा. अगर मान लीजिए प्योर टॉर्शन है तो क्या होगा, किस तरह से फेलियर होगा. अगर किसी मान लीजिए ये कोई रॉड है और इस पर केवल और केवल प्योर टॉर्शन एक्ट कर रहा है, तो उस केस में फेलियर और यील्डिंग कैसे स्टार्ट होगी. तो इसको हम लोग उस दिन देखा था, मैंने आपको समझाया था. ये प्योर टॉर्शन का केस समझ में आ गया है सभी को. प्योर टॉर्शन में देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर हम लोग देखो 2-3 चीजें होती हैं. अगर हम किसी बॉडी पर मूवमेंट या बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं, बेंडिंग मोमेंट, या ये वैसी सिंपल, ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए. ठीक है, अगर हम किसी बॉडी पर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं, आपने एसएफडी बीएमडी पढ़ा होगा जहां पर आप बेंडिंग मोमेंट निकालते होंगे और उसके डायग्राम बनाते थे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो अगर हम किसी बॉडी पर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं तो उससे जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है. अब ये मत पूछना कि सर डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होती है, जिसको हम सिंपल स्ट्रेस भी बोलते हैं. ठीक है, और दूसरी जो अगर मान लीजिए हम बात करें टॉर्क अप्लाई करते हैं, जहां पर हम टॉर्क अप्लाई करेंगे तो कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी टॉर्क अप्लाई करने के बाद, बताइए. शियर स्ट्रेस. वेरी गुड. तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग बड़े कंफ्यूज रहेंगे इसमें, कब हम इसको शियर स्ट्रेस ले रहे हैं, कब हम डायरेक्ट स्ट्रेस ले रहे हैं. तो अब देखिए अगर प्योर टॉर्शन का केस है, प्योर टॉर्शन का केस है मतलब प्योर टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की स्ट्रेस जनरेट होंगी. अरे हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरह के फोर्सेस तो लगाते हैं जैसे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. जैसे हम बोतल को ओपन करते हैं, बोतल के जो कैप होता है उसको ओपन करते हैं, तो देखिए अगर आप उसको देखें तो उसमें क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. और टेंजेंशियल फोर्सेस होते हैं, वो टेंजेंशियल फोर्सेस ही तो हैं, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट फोर्स है इस तरह से आप परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन लगा रहे हैं. तो उस केस में क्या होगा, दो शियर स्ट्रेस एक्ट करती हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है. ठीक है, तो यहां पर प्योर टॉर्शन के केस को अगर देखा जाए, यहां पे अगर आप देखें इस केस को, मैं सारी ड्राइंग को क्लियर कर देता हूं. ओके, यहां से करनी होगी. जस्ट वेट, I have to clear all drawing. Clear क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर क्या केस बन रहा है, यील्डिंग अंडर प्योर टॉर्शन. सो सिग्मा 1 फॉर्मूला है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, यही तो है 1/12g. तो वही वैल्यू हमने यहां पर पुट की है. ठीक है, जैसे सिग्मा 1 को हमने एक के क्या है, ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, ये सिंपल शियर स्ट्रेस है. और ये नेगेटिव क्या हो गया, ये अगर आपने एक पॉजिटिव ले रखी है दूसरी नेगेटिव होगी. ठीक है, तो और सिग्मा 3 या आपने सिग्मा 2 को 0 ले लिया है. अब इसमें कोई कैसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप किसको 0 लेना है किसको नहीं लेना है. आप मान लीजिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू ले लीजिए आप, एक में प्लस के और दूसरे में माइनस के, तो तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, 0. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को इन्होंने अज्यूम कर लिया
कि सिग्मा 1 हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है और सिग्मा 3 मिनिमम शियर स्ट्रेस है। क्योंकि सिग्मा 2 0 है इसलिए ये वैल्यू तो और मिनिमम होगी, माइनस वाली वैल्यू। तो वहां से इन्होंने ये इक्वेशन फाइंड आउट की है। तो आपको ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल अगर आपको आता है न्यूमेरिकल आता है कि प्योर टॉर्शन के केस में, जैसे मैं अपना व्हाइट बोर्ड पे आपको समझा देता हूं कि प्योर टॉर्शन के केस में बताइए क्या रिलेशनशिप आएगा यील्डिंग का। तो हमें पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, 1/12g ब्रैकेट स्टार्ट, और जो हमारा इक्वेशन रहता है अब यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सिग्मा नॉट स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां सिग्मा 1 की जगह पे आप प्लस के रखेंगे और सिग्मा 2 की जगह पे आप क्या रखेंगे, माइनस के, और सिग्मा 3 को 0 कर दीजिए। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। चलो हम इसको करते हैं सॉल्व, आगे क्या मिलता है, 1 माइनस, यही तो फॉर्मूला होता है 1/12, मैंने सही लिखा है, ये सही नहीं लिखा है, 12 नहीं होता है इसमें, सर क्योंकि उधर 2 होता है सर। कैंसिल कर चुके होते हैं इसको। जस्ट वेट, आई कैन रिमूव इट। ओके, अब बताइए इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हैं बहुत बार गेट में। तो देखिए जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते जाइए आप, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, के, माइनस ये प्लस हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया आपको। सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है, माइनस के, और यहां पर पुट करेंगे, ऑलरेडी माइनस साइन है तो ये क्या हो गया, के प्लस के। अब बात करते हैं इसकी, प्लस यहाँ पे सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के, माइनस, और ये वैल्यू 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है सभी को। प्लस सिग्मा 3 आपका 0 है और सिग्मा 1 आपका के है, और जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस साइन है तो स्क्वायर करेंगे तो वो के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 2 सिग्मा नॉट का स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या होगा, 2k, ये k प्लस के क्या हो गया, 2k होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4k होल स्क्वायर प्लस, और यहां पर ये 2k स्क्वायर यहां हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा नॉट स्क्वायर। और यहां से k इज इक्वल्स टू, या k की वैल्यू आपको निकालनी है या सिग्मा नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स, तो क्या आपको मिलेगा बताइए, क्या इक्वेशन मिलेगी फाइनल, 3k स्क्वायर is equals to sigma naught square. Okay, so this is the equation, this is the condition if the body is subjected by a pure torsion. Okay, so these are the some cases. हम बहुत सारे केस बना सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा है तो क्या होगा, लेकिन वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूछे जाएंगे। यहां पर केबल और केबल, ओके स्लाइड डिलीट हो गई, ठीक है। अब हम लोग ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कौन मुझे बताएगा जल्दी से आंसर। न्यूमेरिकल है, ये गेट में पूछा गया है, क्या कंडीशन है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, यस सर। यस सर। ओके ओके, नाउ सी दिस न्यूमेरिकल, दिस न्यूमेरिकल इज वेरी इजी, और इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी आप लोग ऑफलाइन आने वाले हैं, मतलब फिजिकली आप क्लासरूम में आने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपके जो एग्जाम हो वो कॉपी पेपर पे हो, ठीक है, पेन और पेपर के साथ में। तो अब इस ये मत पूछिए अनुराग, लेकिन चल रहा है प्रोसेस, बहुत रैपिडली सारी चीजें की जा रही हैं। बाय द टाइम दे विल आस्क यू टू कम, देयर विल बी अ सेपरेट ईमेल रिगार्डिंग दिस, ओके, वेट फॉर दैट अनुराग।
Okay, sir. Okay. But very soon we will have face-to-face interaction. No issue. So now who will solve this problem? The state of stress. सभी लोग इसको solve करिए. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. द स्टेट ऑफ स्ट्रेस. इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. आपको बताना है द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज गिवन है सिग्मा एक्स दे रखा है 70 मेगापास्कल, सिग्मा वाई 125 मेगापास्कल एंड टाउ एक्स वाई जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो 30 मेगापास्कल है. इफ द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 130 मेगापास्कल. ठीक है. डिटरमाइन वेदर यील्डिंग ऑफ द मटेरियल विल अकर और नॉट अकॉर्डिंग टू द ट्रेस्काज क्राइटेरिया. तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? कौन बताएगा इसके स्टेप? नहीं कोई बताएगा? अभी आप बताएंगे बेटा? अभी देखो आज इसका लास्ट क्लास है आप लोगों का. फिर सर हेलो. हाँ बोलो. अनुज आप बोल रहे हैं? नहीं आकाश है सर. हाँ आकाश आप बताओ बेटा. तो सिग्मा 1 का ये मेजर स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे. सिग्मा Okay. एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा प्लस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर. और nice. सिग्मा 2 का सर उसमें बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, सिग्मा 2 आ जाएगा. और सर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर रहा 130 मेगापास्कल से वेरी नाइस. सर हमारा यील्डिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा. बिल्कुल सही. आप इसको करके बताइए. कौन बताएगा यील्डिंग हो रही है नहीं हो रही है मटेरियल में? ठीक है जल्दी से बताइए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज, अदरवाइज आई विल सॉल्व. ओके. जैसा कि अभी रंजन साहब ने बताया. ओके जस्ट वेट. वी कैन कैलकुलेट the major or minor principal stress sigma 1 and comma sigma 2. How we can calculate? There is a very easy formula for that. I can use different colors for writing these equations. Sigma, oh sorry, this equation is not visible this color. Sigma 1 sigma x plus sigma y by 2 plus minus root of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy का whole square. So from this equation you can calculate sigma 1 and sigma 2 value. In sigma 1 value you have to take the positive sign here. In the case of sigma 2 you have to take the negative sign. Okay. Then you can calculate the maximum shear stress induced. How we can calculate? That is sigma 1 minus sigma 2 by 2. Okay. और मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं अगर आपको, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? आपको ये सारी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू भी नहीं निकालनी होगी. तो क्या फॉर्मूला होगा बताइए? तो बताएगा मुझे? अगर मेरे को ये वैल्यू नहीं यूज करनी है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की, तो ये हो जाएगा ना, ये वाला कैंसिल हो जाएगा. सिग्मा स्टार्टिंग पार्ट कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो बच जाएगा. मैं बताता हूँ. तो रूट अंडर ये वाला रूट वाला बच जाएगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सिग्मा ओ सॉरी टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू टाउ मैक्स का आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं. ये पोर्शन जो है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है. तो टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर. ठीक है. ये आपको या तो याद इस तरह से याद रखिए या कन्वेंशनल जो मोड है वो याद रखिए. ठीक है. तो यहां से हम लोग टाउ मैक्स निकालेंगे और हमें जो वैल्यू दे रखी है डिटरमाइन वेदर यील्डिंग ऑफ द मटेरियल विल अकर. द यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है 130 मेगापास्कल. तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो
तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, मैं इसको रिमूव कर दूं। देखो अब क्या करेंगे, हमारे को पता है कि हम यहाँ पर लगा रहे हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा बाई 2, तो हमें यहाँ पर भी सिग्मा नॉट बाई 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है यील्ड स्ट्रेंथ जो दे रखी है वो टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अगर आपको टेंसाइल से शियर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, क्योंकि ये तो आपकी जो ये है मेजर टेंसाइल स्ट्रेसेस है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, और डायरेक्ट से हम कन्वर्ट कर रहे हैं शियर में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आपको इसके लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो 130/2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू यहां पर आएगी उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, 130/2 से, मतलब कि 65 मेगापास्कल से। तो आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी आ रही है, टाउ मैक्स कितनी आ रही है। वो तो सर 13 आ रही है, गलत है क्या? मैं अभी पता कर लेता हूँ। 40.69 आ रहा है सर। हाँ 40 समथिंग आएगा, इतना तो मुझे आइडिया है। देखिए आप कैलकुलेशन करिए दोबारा से और बताइए आपको क्या करना है। टाउ मैक्स 40.69. tau max of complex system, if it is equals to or greater than, then there will be a yielding in the material. So here sigma naught by 2, this is the in uniaxial loading. Okay, हम लोग shear stress को कंपेयर कर रहे हैं, तो बताइए टाउ मैक्स कितना आ रहा है। So 40.69. ओके हर्ष, 40.69। कितने लोग सहमत हैं, क्योंकि अदरवाइज मुझे कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा। कितने लोग सही है सर। आंसर बताइए। आकाश आपका कितना आ रहा है। 40.69। ओके वेरी नाइस। यस सर। हाँ 40.69, और आपका ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना आया है, ये वाला 65। 65। तो बताइए यील्डिंग होगी या नहीं होगी। अब आप अपना स्टेटमेंट लिखिए, जो आपका फाइनल आंसर होगा आप बताएंगे द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज 40.69 and the maximum stress in a uniaxial loading or in the we can say the material property is 65. So now you have to write the statement. कैसे लिखा जाएगा स्टेटमेंट बताइए। The value of tau max is less than the value of shear stress in uniaxial loading, then the yielding will not occur in the material. Is it correct answer or not? Yielding होगी या नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम में तो 40.69 ही आ रही है, लेकिन आपकी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो 65 है, उसने पहले ही दिया है। ठीक है, yield strength of the material is 130 megapascal. So from this conclusion we can write, आपको ये लाइन जरूर लिखनी होगी। क्या लाइन लिखनी होगी, the value of shear stress, maximum shear stress in complex system is less than the shear strength of the material in uniaxial loading. अगर strength दे रखी है it means it is checked under uniaxial loading. ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि अगर आपको स्ट्रेंथ दे रखी है किसी मटेरियल की, इसका मतलब यही है कि वो टेस्टिंग वैल्यू है, वो उसकी जो लेबोरेटरी में यूनिएक्सियल लोडिंग के साथ में टेस्ट करके बताई जा रही है आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे को यही न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे ट्रेस्का लिखा हुआ है वॉन मिसेस से आ जाता, कि बताइए कि वॉन मिसेस के थ्रू आप मुझे एस्टिमेट करके बताइए कि आपका जो मटेरियल फेल होगा या नहीं होगा, यील्डिंग होगी या नहीं होगी, तो आप बता सकते हैं, बताइए। अगर वॉन मिसेस से ये न्यूमेरिकल आता है सॉल्व कराने के लिए, देन हाउ यू विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सर वो तो स्ट्रेन की बोलते हैं ना, ये यहाँ तो सर स्ट्रेस हो रहा है, फिर मतलब सर हम कैसे करते हैं इसको। क्यों नहीं होगा, फॉर्मूला में तो रहता है ना स्ट्रेस। वही तो हमने तो कन्वर्ट किया है ना उसको अपनी स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, मतलब हमने तो उसमें मेजर और माइनर यूज किया है। सिग्मा 1 क्या है वहां पे, स्ट्रेन का वैल्यू है क्या गौरव। मैक्सिमम स्ट्रेस। नो सर, नो सर। तो वो बस ये करना है, आप मुझे बताइए, उससे भी करिए अपनी रफ कॉपी पे, क्योंकि आप फेयर में तो कर नहीं रहे होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं ये न्यूमेरिकल अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, और ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये तो एक सिंपल, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको मेटल फॉर्मिंग में वॉन मिसेस और ट्रेस्का के न्यूमेरिकल आने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, और आप, बहुत सारी छुट्टियां हैं दिवाली की, तो आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे आप सर कल से छुट्टी है सर? हाँ जी, सर कल से है छुट्टी? हाँ हम लोगों की तो कल से हैं, आप लोगों की है नहीं है ये नहीं पता मेरे को। सर आपकी होगी तो आप पढ़ाओगे नहीं तो छुट्टी हमारी हो जाएगी सर। यस सर। नहीं तो हमारी तो छुट्टियों में भी हमें पढ़ाना पड़ता है ना कभी कभी। अरे अपलोड कर दीजिए जरा। आपकी है तो मेरी भी हो जाएंगी। हाँ मैं आज करके जाऊंगा यार, मैं एक्चुअली बाहर था अभी 3 दिन से, मैं आज सर आया हूँ वापस। सर आपको फिर हैप्पी दिवाली सर। अब कल मिलो नहीं मिलो आप। अरे नहीं यार कोई नहीं, हम लोग दीपावली पे, सर का व्हाट्सएप नंबर भी है, कल बोल दियो। हाँ हाँ, नहीं नहीं दीपावली पे। आप अभी सर आप अभी दिखाई दे रहे हो ना सर, तो सामने सामने बोल रहा हूँ सर। ओके ओके अनुज, थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू, एंड आई विश थैंक यू सर। very all the best, and please take care during this Diwali from the virus, and lots of firecrackers are there. You will, I know you will do lots of firecracking, and so please take care about these things, है ना। कम No sir, don't use दूर से करना है सारी फायरक्रैकिंग जो भी है। सर मिठाइयों के साथ आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए सर, पटाखों के साथ आपके दुख जल जाए। और अरे सर वाह, बस थैंक यू चलिए, थैंक यू सर। बात है, बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे मित्र हैं इसमें। चलिए यस सर। हमारे मित्र हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये आप लोग ये कर लेंगे इसको वॉन मिसेस से, कुछ नहीं Yes sir, कर लें। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैलकुलेट किया है, वही सेम वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा नॉट की वैल्यू दे रखी है, जो आप लोग 2 सिग्मा नॉट स्क्वायर लगाते हो लास्ट में फॉर्मूले में, याद है फॉर्मूला या नहीं? यस सर यस। Yes sir, हाँ, सिग्मा नॉट आपको दे रखा है, तो आप उसमें से वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा कि आपका कितना वैल्यू आ रहा है और क्या यील्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आप लोग ये होमवर्क आप अपने लिए नोट कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे क्योंकि आजकल तो जमाना चला गया है नोट करने का और ये सब, ठीक है। तो मैं कैसे इसको आगे बढ़ाऊं, जस्ट वेट, ये आप लोग नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। एक certain Yes, metal is sir, हो गया। subjected to principal stresses which are in the following proportion, sigma 1 sigma 2 sigma 3। आपको ये जो स्ट्रेसेस है ना, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, उनके प्रोपोर्शन दे रखा है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। तो आप बताइए किस तरह की लोडिंग है इसमें, बाईएक्सियल है क्योंकि yes sir, by example. यस सर बाय एक्स। है ना। अब डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 1 फॉर द यील्डिंग अकॉर्डिंग टू द वॉन मिसेस। वॉन मिसेस के अकॉर्डिंग आपको निकालना है ट्रेस्का के, जबकि टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है इसकी 3000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब सिग्मा नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको ये, तो आपको देखो सिग्मा नॉट दे रखा है, और ये मान लीजिए आप कैसे करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं, इसको 2x मान लो, इसको 1x, ठीक है। इस तरह से आप प्रोपोर्शन वाले न्यूमेरिकल आप करते होंगे सॉफ्ट स्किल में, तो उसी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो सर आप करके दिखाएंगे, मुझे भेजेंगे आप सभी। सर हाँ बोलिए गौरव। सर जो आप अभी बोल रहे थे वो तो सर ट्राई एक्सियल है ना, क्योंकि सर सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 हमें दे रखा है ना 210 सिग्मा 3 रेशियो में। 0 है ना बेटा। अच्छा तो उसको सर नेगलेक्ट कर देंगे, हम नहीं लेंगे? नहीं सिग्मा 3 तो एक प्रोपोर्शन दे रखे हैं ना, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, सिग्मा 1 ओके सर, ओके ठीक है सर। sigma 2 is 1x and sigma 3 is 0x, means 0। ओके 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 Okay गौरव, यस। ठीक है। Now the last topic of this chapter, role of friction in metal forming and lubrication। इसके बाद में हम लोग इंडिविजुअल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। रोलिंग सबसे पहला प्रोसेस हमारा रोलिंग है, रोलिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में शीट मेटल फॉर्मिंग, ठीक है। और आपको एक्सट्रूशन और फोर्जिंग ये भी बताया जाएगा। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनको हमें इम्प्लीमेंट करना है आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे, ठीक है। मैं आज इसकी पीपीटी जरूर अपलोड कर देता हूं, आज ही कर दूंगा,
पूरा आगे तक का जितना भी है, इसमें रोलिंग प्रोसेस पूरा है, सीट मेटल पूरी है, तो आपको मैं ये अपलोड कर दूंगा आज वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, ठीक है। अगर मैं नहीं करता हूं 4 बजे तक, तो नमन जोशी आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे फोन करके बोलेंगे, ठीक है। नहीं बोलेंगे? नहीं सर, बोल लूंगा। बोलिए ऐसा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन तो आपका दोस्त रहा होगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं इसको, आपको सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे फ्रिक्शन का, लेकिन हमें तो यहाँ पर उसका रोल देखना है। I'm assuming that you all know the concept of friction, okay? But in metal forming, sometimes this friction is favorable, sometimes it is unfavorable. So in which case it is favorable? Anyone? Suppose if we talking about the rolling process, have you heard about the rolling process? इसके हम लोग कुछ फेवरेबल चीजें हैं कि भाई हाँ, फ्रिक्शन नहीं होगी तो प्रॉपर प्रोसेस नहीं होगा। कहीं कहीं पर ये अनफेवरेबल है कि हमें फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना पड़ता है, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे हम फोर्जिंग में देखते हैं, ठीक है। फोर्जिंग में स्टिकिंग जोन होता है, स्लाइडिंग सर अगर मटेरियल की फिनिशिंग कर रहे हैं तो भी सर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिनिशिंग हो नहीं पाएगी सर उसमें। और सर रोलिंग में स्लिप हो जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखो, रोलिंग में होता क्या है, रोलर्स चल रहे हैं, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली रोल कर रहे हैं वो, और आप मेटल जो है वो सेल्फ एंट्री होती है, मेटल की सेल्फ एंट्री होती है। तो ऐसा बताया जाता है, या ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, कि अगर आपके जो प्लेट है, जो स्लैब जिसको बोलते हैं, स्लैब समझते हो ना, स्लैब और रोलर के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन अगर नहीं होगी तो वो उसको सेल्फ एंटर नहीं कराएगा। रोलर के बीच में वो क्या करेगा, उसके ऊपर रब करता रहेगा, लेकिन वो एंटर नहीं होगा। तो आपका ऐसे तो पावर लॉस हो रहा है। तो अगर हम कुछ प्रोसेस को देखें, बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि ये फेवरेबल है, और बहुत सारी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में ये अनफेवरेबल है। जैसे कि अगर हम एक्सट्रूशन प्रोसेस, आपको याद हो, हमने लैब में भी डिस्कस किया है कई बार, जब हम मेटल को प्रेस करते हैं, यही तो होता है एक्सट्रूशन में। यस सर। At the inlet, then what will happen? There is a solid to solid contact between the die as well as the raw material or the slab. Slab moves in a closed chamber. Slab जो होती है, जो भी आपका रॉ मटेरियल जिसको हम इनगॉट बोलते हैं, इनगॉट क्या होता है, स्लाइड करता है जो भी आपकी डाई होती है, डाई ओपनिंग होती है, आपको ध्यान होगा। तो अगर डाई से रब करेगा तो भाई क्या होगा, there will be interlocking between the two metallic objects, interlocking होगी, और उस interlocking को remove करने के लिए we have to add some extra force. So that extra force is what? That is a frictional force. So in the case of extrusion, this frictional force is unfavorable. Okay, that's why अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि ध्यान ही नहीं होगा, आप तो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस यूज करते थे, मैंने आपको बताया था। क्या रीजन का, कि हम एक फ्लूइड भर देते थे, जिससे कि आपके जो मटेरियल है, जो आपका इनगॉट है, वो आपके जो डाई की वॉल से रब करके ना चले। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इनगॉट एंड द डाई। ओके, that process is known as the hydrostatic extrusion. Is it clear? Yes sir. In many operation it is favorable, in many operation it is unfavorable. So depending upon the process, we can decide the role of friction. So before going to start the role of friction, you must know the concept of friction. So the friction is we can say the resistance to the relative sliding between the two bodies in contact under a normal load. When because the frictional force is opposes the relative sliding between the two bodies when they are in contact. Okay, so in metalworking process are significantly affected by the friction of relative motion between the process present, we can say the motion and the forces present between the tool, dies and work. What happens in the case of metalworking?
you are doing continuous process of extrusion. Then there is a rubbing action. There is a rubbing action which results into the frictional heating. Have you heard about this word, frictional heating? Yes sir, friction heat Yes, sir. generate हो Yes, जाता है. the heat liberated onto the workpiece because of the friction. और ऐसा होता भी है, जैसे you can see if I'm rubbing my hand, both hands, then there will be a frictional heating, and I can use to heat up my face. Okay, so this is what, this is a frictional heating. So same thing we can experience in the case of drawing, in the case of extrusion. So what will happen? The life of tool reduced drastically when there is a continuous heating and cooling, continuous heating and cooling. And this is a very simple thing or very factual thing. Then if a body is subjected to a very high heat or a repeated heating and cooling, so the tool life will decrease drastically. Okay, so that's why the friction plays a very significant role in the case of metal forming. So we have to take care of the friction. Okay, so for that, many times we use the coolant. Many times, in order to avoid this friction contact, or we can say solid contact, we use the lubrication. Okay, lubrication is what? It is a kind of a film between the two solid objects. We create a very thin film of a fluid. Fluid may be a, we can say, solid kind of, we can say, there are some other types of, because if we use the dry powder in between the two metallic object, that is known as the dry lubrication. Okay, if we are using a fluid or some oil or grease, then that kind of lubrication is known as the oil lubrication or liquid lubrication. Okay, is it clear? So you can see here, same thing is written in this theory. It impedes the movement at the tool dies workpiece, influence the friction significantly, affects the flow and the deformation of material in the metal working process. Yes, it is obvious. If your tool is heated, so yes, it will affect the material flow. Okay, material flow. And one thing more I would like to tell you, मुझे पता है टाइम हो गया है और आप लोग जा भी रहे हैं छोड़ कर, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे ये एक ओके, आई कैन यूज माय दिस स्मार्ट बोर्ड, जस्ट वेट, मैं मुश्किल से आपका 3 मिनट लूंगा, फिर उसके बाद में आई विल स्टॉप. ओके, मैं बस एक चीज समझाना चाह रहा हूं. जैसे आपने एक्सट्रूशन में समझ लिया, आपने रोलिंग में समझ लिया, फोर्जिंग में क्या होता है? फोर्जिंग में हम लोग जो स्लैब होती है उसको हीट करते हैं और उसको फिर डाई के बीच में रखते हैं. ठीक है, ये मान लीजिए बॉटम डाई है जिस पे रखा हुआ है आपका स्लैब. ठीक है, ये आपका वर्क पीस है और यहां पर एक प्रेस है जो इसको कंप्रेस कर रहा है. सो व्हाट विल हैपन, ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और आप लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे इसकी. There are two kind of friction develops in the case of forging. कौन सा? एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा क्या होता है? स्टिकिंग फ्रिक्शन. ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को क्या क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा स्टिकिंग फ्रिक्शन. स्टिकिंग फ्रिक्शन. हाँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है जिसे, और आप लोगों ने ये, अब अगर मैं अब आपको बताऊंगा तो हाँ आप समझेंगे, हाँ यार ये सही कह रहे हैं सर. कुछ मतलब जैसे आप अगर इसको प्रेस करें, आप अगर इसको प्रेस करते हैं किसी भी मटेरियल को, देन व्हाट विल हैपन, दिस पॉइंट और दिस रीजन एक्सपेंड मोर इन कंपैरिजन टू द मिडिल पोर्शन. ये बात हजम हो रही है आपको? जो इसका लास्ट पोर्शन होता है, यहां से लेकर यहां तक ज्यादा स्लाइडिंग होती है, मतलब, और यहां पर मटेरियल स्टिक कर जाता है, यहां पर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती है.
तो इस जोन को हम बोलते हैं, इस जोन को हम बोलते हैं स्टिकिंग जोन, और इस जोन को बोलते हैं जहां पर मान लीजिए आप इसको जब प्रेस करेंगे तो मटेरियल आपका क्या होगा, कंप्रेस होगा और एक्सपेंड करेगा, उसकी जो विड्थ है वो बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो क्या होगा, देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन, देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन ऑफ वर्क पीस एंड द डाई, जो आपका बॉटम डाई है उसके साथ में उसका रिलेटिव मोशन होगा। और दूसरा कहां पे होगा, जो टॉप प्रेस है और इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, यहां पर रिलेटिव मोशन होगा और एक यहां पर रिलेटिव मोशन होगा। तो इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है कि आप कितना फ्रिक्शन, कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, कितना प्रेशर आप एक्सर्ट करा रहे हैं वर्क पीस पे। और इस रीजन को हम बोलते हैं स्टिकिंग फ्रिक्शन। स्टिकिंग फ्रिक्शन क्या होती है, अगर आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू या म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, if it is greater than 1, then this kind of we can say there is no movement of the material, then this kind of we can say zone is known as the sticking zone, and this kind of friction is known as the sticking friction. Okay, so we will derive the equation for sliding friction and the sticking friction, but you must know okay कि sliding friction क्या होती है, sticking friction क्या होती है। अब आप देखिए, अगर हम इसके हाफ पोर्शन को ही एनालाइज करें, यहां से लेकर यहां तक के पोर्शन को ही एनालाइज करें, तो इस रीजन में तो स्लाइडिंग हो रही है, इस रीजन में कुछ नहीं हो रहा है, तो इस रीजन को हम स्टिकिंग बोलते हैं। ये स्टिक हो गया है, ये मटेरियल स्टिक हो गया है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, और ये स्लाइड कर रहा है, ये पोर्शन एक्सपेंड हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्लाइडिंग जोन। ओके, so with this we will solve some we can say we will derive some numerical in the next class. So this is all about the role of friction. If you have any query you can ask, and with this सर yes सर वो ट्रेस्का और वॉन मेसेज वाले सर लेक्चर में सर मैं एब्सेंट हो गया था सर, सो मेरी तबीयत खराब थी सर, मैं आपको फोन करके पूछ सकता हूँ सर उसमें सर? अनुज एक काम कर सकते हो, कल मेरे को फोन कर लेना। आज एक्चुअली क्या है ना, मेरे पे नहीं सर, आज नहीं सर, मैं फ्री में आप फ्री होगे तभी करूंगा सर। बिल्कुल ठीक है। नमन आपको, हेलो सर। हाँ बोलो नमन। यस सर। तो सर ये जो हमारा सर मटेरियल वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता इसके अंदर? नहीं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तो पूरा मटेरियल तो सेम है। पर सर यहाँ स्टिकी फ्रिक्शन होगा तो वहां मटेरियल वो नहीं होगा सर, कंप्रेस इतना ज्यादा, मतलब नहीं कंप्रेस होता है, लेकिन ये जो इसके कंपैरिजन में यहां पर मटेरियल का फ्लो कम होता है। क्योंकि ऐसा क्यों है, देखो ऐसा क्यों है, यहां पर फ्री है मटेरियल एक्सपेंड होने के लिए, यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पर एक्सपेंशन नहीं होता है, बहुत माइन्यूट, इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। तो सर इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी तो चेंज हो जाएगा? वो तो इसका भी होता है और इसका भी होता है, दोनों का ही होगा, स्टिकिंग का भी होगा। उधर जो होगा सर मॉलिक्यूलर इंटरस्पेसेस वो ज्यादा हो जाएगा, इधर कम होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा मटेरियल से रिफ्लेक्ट होगा फिर तो सर स्ट्रेंथ भी। नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है यार। मान लीजिए ये जिसकी थिकनेस, कितना एक्सपेंशन आप कर लेंगे, इस रीजन में कोर में स्ट्रेंथ अलग होती है इन कंपैरिजन टू द आउटर वन, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे फ्री जोन है इसको मूव करने के लिए, लेकिन जो सेंटर जोन है उसको क्या है, जो उसकी नियर बाई फाइबर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि नहीं आपको कहीं नहीं जाना है। लेकिन यहां पर तो कोई भी वो है ही नहीं रिस्ट्रिक्शन। ठीक है ना, समझ में आया? जी सर। मैं इस स्लाइड को आज अपलोड कर दूंगा, आप लोग एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है, पूरे स्लाइड को। ठीक है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू सर, हैप्पी दिवाली। मेरा विश है आपका और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहे, और आप स्वस्थ रहें और पटाखों से जरूर दूर रहना। ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।